हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा होंगे और आप हिंदी का बोर्ड एग्जाम का पेपर एकदम अच्छे तरीके से देकर आए होंगे। अब बारी हमारी मैथ की भैया। तो अब मैथ में भी हम लोग क्या टारगेट करने वाले हैं, टारगेट 95+ कैसे लाएं मैथ में। आइए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या बहुविकल्पी प्रश्नों का खजाना। केवल और केवल मैथ के बहुविकल्पी प्रश्नों को आज की वीडियो में जानने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर में आता है ना बहुविकल्पी मैथ में, वही आज जानने वाले हैं। चलिए तो श्री गणेशाय नमः करें। सबसे पहले देखिए, क्लास 10th मैथ स्टडी विथ अनूप चैनल के द्वारा ये बनाया गया। टारगेट इस बार 95+ है मैथ में। बोर्ड एग्जाम 2025 स्पेशल जरूर वीडियो देखें। इस वीडियो को जरूर आपको देखना है। किसका वीडियो है? बहुविकल्पी प्रश्नों का खजाना। ठीक है ना। तो चलिए अब इस बहुविकल्पी प्रश्नों को खजाना को जरा ओपन करते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो भाई जितना वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्न लेगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। चलिए तो अब इसको हम हल करके आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कैसे लगेगा। ठीक ना। क्या बोल रहा है? देखो, बोला किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ना, तो पहले भाई हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला हम लोग जानते हैं ना कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है ना। ये हमारा फार्मूला है। अब देखो इसमें हमारा दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 है। एलसीएम 60 दिया ना, यानी एलसीएम का मान कितना दिया है? 60 दिया है। गुणे एचसीएफ दिया है 3। ये तो दिया ही। पहली संख्या, एक संख्या 12 है, यानी पहली संख्या मान लो 12 दिया ही है। तो पूछ रहा है क्या दूसरी संख्या होगी, यानी दूसरी संख्या को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है। तो होगा क्या? अब ये इसके नीचे चलाएगा, यानी अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 60 गुणे 3 और नीचे इसके आ जाएगा बट्टे 12 अब बराबर एक्स हो जाएगा। इतना समझा आ रहा है। अब 12 पचे 60 हो जाएगा, 5 3 15। अगर हम चाहें तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर आ गया क्या? 15। ठीक है। इस तरह एक्स की वैल्यू 15 आ गया। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है 20 15 180 36। यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है? बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। यानी इसका कितना होगा? दूसरी संख्या 15 हो जाएगी। चलो इसी प्रकार अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है? एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अच्छा, यहाँ पर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर ये पहला था ना, दूसरा बोला है, ये पहला था। दूसरा हमारा क्या बोला? एक शून्येतर और एक अपरिमेय संख्या। शून्येतर बोला एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अच्छा, यहाँ पर एक परिमेय संख्या लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है हमारा? परिमेय संख्या मान लो हम लेते हैं एक 4 और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं कड़ी में 3। बोला इसका गुणनफल सदैव क्या होता है? तो 4 कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 कड़ी में 3। देखो भाई अपरिमेय संख्या आ रहा ना, तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या सदैव परिमेय, परिमेय या अपरिमेय संख्या 1। यानी हमारा जो शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यानी ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है ना। चलिए अब अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा है रेखा युग्म समीकरण इतना दिया है x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। यानी इसके कैसे हल होंगे? तो हल आप लोग को जानते ही भैया। चलिए यहाँ पर तीसरा क्या होगा? दिया है अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, 2 हल होंगे। अच्छा, तो आपको पता ही होगा तीसरा कैसे लगेगा। इतने तो पढ़े ही होंगे आप लोग कि जब A1/A2 का अनुपात बराबर होता है B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या होता है? अनेक हल होता है। अनेक हल होता है, ये तो आपको पता ही है पहला। दूसरा कंडीशन क्या होता है हमारा? कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और नॉट इक्वल टू नहीं, हाँ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं। ये तो आप लोग को कंडीशन पता होगा ना। और तीसरा क्या होता है? जब तीसरा कंडीशन, जब A1/A2 का अनुपात B1/B2 के बराबर नहीं होता है, तो इसका क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। यानी दूसरा हल नहीं होता है, अद्वितीय हल। ये आप लोग को पता ही होगा, अद्वितीय हल। अब इसी पर हम लोग देखेंगे भाई किस पे यह लागू कर रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग प्रश्न को टिक करेंगे। तो दिया क्या है? रैखिक समीकरण युग। क्या समीकरण दिया है हमारे पास? समीकरण है x + 2y - 5 = 0। ये समीकरण है। और एक क्या है? एक समीकरण इधर लिखते हैं। पहला समीकरण दिया ना, और दूसरा समीकरण इधर लिखते हैं। दूसरा समीकरण 4x + 8y, यहाँ 4x
+8y अब माइनस दिया है क्या, -20 बराबर है 0, ये दिया है ना। अब भैया देखो, अब इस तरह तुलना करने के लिए सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे, जो x से गुणा होता है a कुछ नहीं है तो 1, यानी एक a1 का मान है 1, a2 का मान y के साथ जो गुणा होता है वो होता है किसका मान, b1 का, यानी b1 का मान है, b1 का मान निकालें तो 2, और c1 का मान देखें तो जो अचर पद होता है c1 का मान है माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं, -5 है ना c1 का मान, तो -5। अब इसमें निकालेंगे a1 का a2 है, a2 का मान कितना है 4 हो जाएगा, x के साथ गुणम क्या है 4, तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार b2 का मान कितना, y के साथ गुणम जो है 8 है, यानी b2 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और c2 का मान निकालें तो -20। अब देखो, अब इसकी तुलना करेंगे, देखो इसमें रखेंगे इस प्रकार से a1 बटे देखो पहला क्या a1 बटे a2, अगर इसमें जिस रूप में मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग आंसर को फिलअप करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं किस रूप में मिलता है। तो भैया a1 का मान कितना है, पहले तो हम लोग जानते हैं a1 का मान है 1, a2 का मान है 4, यानी 1/4 बराबर b1 का मान कितना है 2, और b2 का मान कितना है 8, 2/8 हो गया। इस इधर c1 का मान कितना है -5, और c2 का मान कितना है -20। अब देखो 1/4 तो रहेगा ही है, 2/8 को काट के हम 1/4 कर सकते हैं, माइनस से माइनस 5/20 को, यानी 5 करने 5, 5 चौको 20, यानी देखो ये तीनों आपस में बराबर है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। अगर तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है इस केस में, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अनेक हल होता है ना, तो इसमें ऑप्शन जरूर दिया होगा। देखिए अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, 2 हल होंगे, यानी जब तीनों आपस में अनुपात बराबर होते तो अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है तीसरे का, ठीक है। चलिए अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 70 और 125 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो भाई बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो, अगर ऐसे दे दिया हो और क्रमशः में शेषफल बचा हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो चौथा कैसे लगेगा। चौथा भैया देखो क्या बोला है, 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल, तो 70 शेषफल क्या बच रहा है 5 और 8, तो जो है संख्या में से उसको घटा दो, शेषफल है, यानी 70 में से 5 को घटा दो, 70 में से 5 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 70 में से 5 घटाओगे तो बचेगा 65, और 125 में से 8 को घटा दो तो 125 में से अगर 8 घटाओगे तो बचेगा 117। अब भैया इन्हीं दोनों का HCF ले लो, तो वही सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो HCF ले लें, चलो HCF इसका निकालते हैं, क्या निकालेंगे इसका HCF, जब ऐसा पूछेगा तो HCF निकालेंगे। चलो अब HCF कैसे निकलेगा, देखो 65 में क्या करेंगे 117 से भाग, यानी 65 यानी 65, अब 7 में से 5 जाए 2, यहाँ के ना 11 में से 4 जाए, 11 में से 6 जाए 5, 11 में से 6 जाए 5 ही होगा ना, नहीं गलत, 7 में से 5 जाए 2, 11 में से 6 जाए 5, सही तो है। अब यहाँ देखो, यहाँ करेंगे 65 से होगा ना, तो 1 चांस में कितना होगा 52 एकन्ने 52 होगा ना। अब यहाँ हो गया ना, अब देखो 5 में से 2 जाए 3, और 6 में से 5 जाए 1, अब यहाँ 52 फिर लिखेंगे, ऐसे HCF करने आता है ना आप लोग को। अब देखो इसका HCF अगर देखें तो कितना 13 चौको कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 कट गया, यानी जिससे कटता है वही HCF होता है। HCF इसका कितना आ रहा है, HCF इसका कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब देखो 13 आ रहा है ना, तो किसी ऑप्शन में HCF 13 दिया है, मतलब HCF नहीं देगा, वो संख्या दिया 13, देखो ऑप्शन ये है 13, 65, 875, 1750, तो भैया 13 आया था हमारा ना, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, यानी 3 के प्रथम 5 गुणज ऐसे बताइए, गुणजों का योग बताइए कितना होगा। तो पांचवा कैसे लगेगा, चलिए इसको हल करते हैं। पांचवा देखो भाई 3 के प्रथम 5 गुणज ना, तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, पहले तो 3 ही होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर क्या 9 हो जाएगा, 3 6 9, फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 15। 5 गुणज बोल रहा है ना, तो 5 गुणजों को, ठीक है ना। चलिए अब 3 6 9 12 15 हो गया ना, प्रथम 5 गुणजों का योग। तो योग कैसे निकालते हैं, तो योग फल का सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये समांतर श्रेणी से SN बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला जानते ही हैं। इसी पे अब रखेंगे, देखो
पदों की संख्या कितनी है, n का मान, n क्या होता है पदों की संख्या, n का मान कितना दिया है, बोला है 5 पदों की संख्या, प्रथम 5 न गुणज, n का मान 5 है, a का मान निकालेंगे तो जो पहला संख्या होता है a होता है, यानी a का मान है 3। और d कैसे निकालते हैं, तो a2 में से a1 को घटाते हैं, यानी 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब इसी मान को इसमें भर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब s कितने पदों की संख्या, n की जगह लिखेंगे s5, s5 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है 5, यानी 5/2 और 2 a की जगह क्या है यहाँ पर 3 है, a की जगह लिखेंगे 2 गुणे 3 और प्लस है तो प्लस, n का मान है 5 - 1 और d का मान कितना है, यहाँ से d का मान है 3। अब इसको हम लोग लगा लेंगे, आंसर मिल जाएगा। अब देखो s5 निकालेंगे ना, s5 बराबर क्या आ जाएगा 5/2, अब ब्रैकेट में 3 दूना 6 प्लस 5 में से 1 जाए 4 और 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा ना। चलो अब अगर s5 निकालें, s5 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 गुणे 6 12 6 18 गुणा कर दे तो 2 9 18। अगर s5 की बात याद करें तो 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 45। इतना समझ आया आप लोग को, ऑप्शन में दिया है क्या। चलो तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा 45, हमारा रिजल्ट कितना आया था 45। तो 45 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हम लोग का क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। 5वां प्रश्न हो गया ना। चलो अब इसी प्रकार 6वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है हमारा। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब प्रश्न भाई, बता दे रहा हूँ। चलो 6वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी निम्न कथनों पर हमको विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलो भाई तो इसमें विचार क्या करना है, दिया पहला, दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविधकर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो भाई इसमें देखो इसमें होता क्या है कुछ, इसमें और इसमें भी हम लोग फार्मूला जानेंगे, द्विघात समीकरण से है। तो पहले भाई देखो विविधकर क्या होता है, विविधकर देखो कहूँगा प्रश्न 6वां, तो विविधकर जो होता है हमारा d बराबर होता है b² - 4ac, ये विविधकर का सूत्र होता है कि d बराबर b² - 4ac। अब मूल वास्तविक कब होता है, समा शून्य से कम कब होता है, और वास्तविक और काल्पनिक कब होता है ये भी बताएंगे। देखो जब भैया d का मान जो होता है, d का मान 0 से बड़ा होता है, क्या होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है काल्पनिक होता है, मूल हमारा क्या होता है काल्पनिक होता है, मूल काल्पनिक होता है। अब जब d का मान क्या होता है, d का मान 0 से क्या होता है, d का मान 0 से बड़ा था, d का मान अगर 0 से छोटा होता है तो मूल हमारा क्या होता है भैया, यहीं पर मूल हमारा वास्तविक होता है, वास्तविक होता है मूल, ठीक है ना। अगर d का मान भैया देखो d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल हमारा क्या होता है समान होता है, मूल समान होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है, मूल हमारा समान होता है। ये इतना याद रखना है आप लोगों को कि जब d का मान 0 से छोटा तो मूल काल्पनिक, d का मान 0 से छोटा तो मूल काल्पनिक, और d का मान 0 से नहीं भाई यहाँ गलत बोला, d का मान 0 से बड़ा है तो मूल काल्पनिक, और जब d का मान 0 से छोटा तो मूल वास्तविक, और जब d का मान 0 के बराबर तो मूल समान होता है, ठीक है ना। इतना आप लोग को याद रखना है। d होता क्या विविधकर, फार्मूला क्या होता है d बराबर b² - 4ac, यानी इसी पे लगेगा। तो समीकरण क्या दिया पहले यहाँ पर देखो, समीकरण दिया 2x², समीकरण यहाँ पर 2x² - 4x + 3 = 0 ना, समीकरण लिखो, समीकरण है 2x² - 4x + 3, हाँ -4x + 3 बराबर है 0। अब इसके बताना भैया ऑप्शन में दिए गए मूल कैसा है क्या है। तो देखो भाई अब इसको पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इससे विविधकर से, तो d बराबर हमारा होता है b² - 4ac ना, जो x के साथ गुणा होता है b का काम करता है, जो x² के साथ गुणा होता है a का काम करता है, और जो अचर पद होता है c का। तो चलो भाई यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो a से तो a का मान हमको निकालें तो a का मान 2, अगर हम लोग b का मान निकालें तो चिन्ह के साथ -4, अगर हम देखो a का मान 2 x² के साथ गुणा, अब b का मान क्या है x के साथ जो गुणाता है -4, और c का मान निकालें तो c का मान जो अचर पद होता है c बराबर 3। अब भैया विविधकर सूत्र पे रखें तो d बराबर क्या होता है, d बराबर हमारा होता है b² - 4ac। अब d बराबर b का मान कितना है -4, यानी -4 का स्क्वायर और -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 है। अब देखो d बराबर क्या है -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, वही प्लस में और
4 दूना 8 त्रिकी 24 माइनस क्या हो जाएगा 24। अगर डी का वैल्यू निकाले तो क्या आएगा -8 आएगा। डी का वैल्यू कितना आएगा -8 आएगा। समझ रहे ना क्या किया हूँ। सबसे पहले देखिए जो समीकरण दिया था समीकरण को लिखा हूँ, उसके बाद भैया इसमें से विविधकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे लागू किया हूँ तो यहाँ क्या हुआ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4। बी का मान ए का मान 2 था, बी का मान -4 आया, सी का मान 3 आया, तो सूत्र पे रखने डी बराबर बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16। अब माइनस होता है 4ac -4, ए का मान था कितना 2 और सी का मान था 3 यानी 4 दूना 8 त्रिकी 24 यानी 16 में से -24 जाए क्या -8 बचेगा। तो डी का मान भैया क्या है, डी का मान 0 से छोटा है ना। जब डी का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा काल्पनिक। डी का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होगा, यानी काल्पनिक मूल होगा और क्या होगा मूल वास्तविक नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन क्या है देखो, दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है। देखो शून्य से कम है, ये तो पहला बात सही है कि शून्य से कम है भाई, क्योंकि शून्य से माइनस में है तो शून्य से कम होगा ही। दूसरा क्या है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो भाई सही बात है समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। उसके बाद क्या समीकरण के विविधकर शून्य है, नहीं शून्य कहाँ है भाई, 0 थोड़ी ना है। समीकरण के मूल वास्तविक है, नहीं भाई वास्तविक नहीं, माइनस में है, यानी पहला और दूसरा सही है। तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए का है पहला और दूसरा सही है, बी का है पहला और चौथा, सी का तीसरा और चौथा, डी का पहला और पहला सही है। देखो भाई तो निम्न में से सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर तो ए वाला है ना, क्योंकि पहला और दूसरा सही है। मूल क्या विविधकर शून्य से कम है इसका, और मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक भी नहीं है, शून्य से कम भी है भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन हो गया 6वां आंसर हो गया। चलो अब 7वें वो विकल्पी प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7वां क्या है हमारा भाई, 7वां है हमारा यहाँ पर ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष 0,3 OB दिया है, ठीक है ना। इसका विकर्ण है, देखो एक आयत है, इसको बनाते हैं। चलो अब इधर देखते हैं 7वां, चलो 7वां यहाँ पर लगाते हैं 7वां। हाँ चलो बोला ए ओ एक आयत है, ए ओ बी सी एक आयत है। हाँ आयत बनाते हैं। ए हमारे क्या है आयत है, मान लो ए ओ बी सी, ये हमारे आयत है ना। ए ओ बी सी एक आयत है, 3 शीर्ष ए ओ बी दिए हैं, इनका विकर्ण ज्ञात कीजिए। 3 शीर्ष ए ओ बी यानी 3 शीर्ष ए ओ बी है, ए का मान कितना है 0,3 है, बी का मान ओ का मान कितना है 0,0 है, बी का मान कितना है 5,0 है। ये दिया ना, यहाँ पर बोल रहा है इसके विकर्ण ज्ञात कीजिए, यानी विकर्ण यही हुआ ना, ए बी हमको ज्ञात करना है विकर्ण। विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र भैया इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, विकर्ण निकल जाएगा। और विकर्ण कैसे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आप लोग को सूत्र पता होगा ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, ठीक ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब देखो भाई इसमें चाहो तो तुम इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। अब मान को भर दो, x2 का मान कितना है 5, यानी 5 में से 0 घटाओगे 0 ही आएगा, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है 3 है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है ना। उसके बाद देखोगे तो 5 में 0 जाए 5, अब 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25, अब प्लस 0 में 3 जाए -3, अब -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अगर इसको निकालो तो 25 9 कितना आ जाएगा, अंडर रूट क्या 9 5 14, यानी अंडर रूट में 34 आ जाएगा। तो क्या इसमें से कोई ऑप्शन सही है, बताओ इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो सही है। ए है ऑप्शन क्या है 5, बी है 3, सी है अंडर रूट 34, डी है 4। तो भैया सी वाला ऑप्शन क्या है सही है, अंडर रूट 34 हो जाएगा हमारा इसका विकर्ण, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई मूल का मतलब हुआ, अगर ये समीकरण दिया उसमें मूल दे दिया, मूल का मतलब हुआ भाई देखो x का मान दे दिया है, x का मान कितना दे दिया 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो बताते हैं, ठीक है ना। इसको भी आसान है हल करने का तरीका, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बोल रहा है क्या, यदि समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस
5/4 बराबर 0 ना। देखो काम एक मूल 1/2 है, तो भाई इसका मतलब हुआ x का मान हमको दे दिया, x का मान कितना है 1/2 दे दिया है, ठीक ना। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है, k का मान। तो अब आसान तो है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह 1/2 रख दो। समीकरण क्या है भाई, x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर है 0, है ना। अब देखो x के जगह 1/2 रखना है, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस k गुड़े x के जगह 1/2 माइनस 5/4, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, आज 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, प्लस इसका करोगे तो गुड़ा 1/2 के हो जाएगा। अब माइनस में इसको इधर भेज दो, बराबर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगर 1/2 के बराबर निकाले तो इसको इधर भेज दो, 5/4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/4, जो एक जैसा एक पास, यानी 1/2 के बराबर 5 में से एक जाए 4/4 हो जाएगा ना। काटोगे तो रिजल्ट आएगा 1, यानी 1/2 के बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर के की वैल्यू निकालें तो के बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसमें ऑप्शन में है क्या, देखो पहला है 2, दूसरा है -2, तीसरा है 1/4, चौथा है 1/2। तो भैया के का वैल्यू कितना है हमारा, के का वैल्यू आया 2, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है, ठीक है ना। 8वां गया ना। 9वां देखते हैं। 9वां, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हो। भाई समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे ही, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होंगी। भाई तो इसमें कौन सा ऑप्शन, उपयुक्त दोनों, यानी डी सी वाला ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, हाँ अगला यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल C बराबर 90 डिग्री, A 3 सेमी और B 4 सेमी है, तो बिंदु C के जाने वाली माध्यिका की माप होगी, यानी बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, चलो 10वां है ना। 10वां देखो भाई कैसे लगेगा। 10वां प्रश्न, 10वां बोल रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज C बोल रहा है 90 डिग्री है ना, तो A हो गया, B हो गया, यहाँ C रहेगा, ये B हमारा C हो गया। C है हमारा कितना 90 डिग्री बोला है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, C 90 डिग्री, A 3 सेमी है, यानी A यही 3 सेमी है, ये 3 सेमी है। B 4 सेमी, यानी ये B 4 सेमी है, ठीक है ना, ये B 4 सेमी है। तो बोल रहा है तो C से जाने वाली माध्यिका की माप, यानी C से जाने वाली इस माध्यिका की माप बताइए। तो सबसे पहले भैया इसका हम लोग क्या करेंगे, माप पूछा है ना माध्यिका का, तो सबसे पहले भाई इसका हम लोग क्या पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालेंगे तो आएगा AB का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा ना, कि कड़ का स्क्वायर प्लस कड़ का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, 25 9 नहीं 4 का स्क्वायर 16, 16 ना 25 हो जाएगा, 25 का और 5, यानी AB का मान आ गया 5। अब माध्यिका पूछा है ना AC का, तो माध्यिका जो होता है इसका आधा कर देंगे, माप माध्यिका का माप निकल जाएगा, यानी 5 का आधा करेंगे 5/2, यानी 5 का आधा कितना आ जाएगा 2.5, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही है, ठीक है ना। तो इसकी माप हो जाएगी। अगला क्या है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान